मैं हमेशा से ही बहुत असाधारण लड़की रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डरावनी चीजें पसंद नहीं। मेरा बॉयफ्रेंड और मैं हर रात भूत प्रेत वाली वीडियोस देखते हैं। जहां वो भूत की वजह से चलती हुई चीजों वाले वीडियो देख रहा था, वहीं मैं टिकटॉक और यूट्यूब पर मशहूर होने के लिए लोगों की बनाई वीडियोस देख रही थी। जैसे जैसे और वक्त बीतता गया, मुझे यकीन होने लगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसी भयानक चीजें हुई हैं जिसके बाद हम सच्चाई से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। ये सब संडे की एक रात से शुरू हुआ। उस दिन मैंने अपने कुछ दोस्तों को मेरे घर पर औजी खेलने के लिए बुलाया था, ताकि हम कोई भूत ढूंढ सकें या फिर कम से कम थोड़ा हंस सकें। वो खेल आराम से चल रहा था जब तक मैंने अपना हाथ हटाकर अपना फोन निकालने के बारे में नहीं सोचा था, ताकि मैं फोन में टिकटॉक का नया घोस्ट डिटेक्टर फिल्टर खोल सकूं। ये तुम क्या कर रही हो जीना? तुम इस तरह घोस्ट सेशन के बीच में हाथ नहीं हटा सकती। हे, शांत हो जाओ। मैं बस अपनी जेब से फोन निकालना चाहती थी। मुझे अपना हाथ दो, मैं ये बाद में कर लूंगी। नहीं, अब तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुमने गेम बीच में छोड़ दी है। हाँ, जो भी है। जबकि वो दोनों अभी भी खेल रहे थे, मैंने अपना फोन निकालकर फिल्टर से चेक किया, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। टिकटॉक के उस फिल्टर ने कुछ भी नहीं पकड़ा। मेरे दोस्तों ने कहा कि क्योंकि मैंने बीच में ही गेम छोड़ दी थी, इसलिए भूतों ने हमारे साथ खेलना बंद कर दिया। लेकिन मैंने हंसकर उन्हें नजरअंदाज कर दिया। पूरा एक दिन निकल गया और मैं अब तक उस खेल के बारे में भूल भी चुकी थी। मैं अभी अपने काम से थक कर आई थी, अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी। मैं खुद को बिस्तर पर गिराने के लिए तैयार थी, लेकिन अंधेरे में मैं अपने बिस्तर पर एक परछाई को बैठे हुए देखा। अच्छी कोशिश है बेबी, लेकिन जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं हुई है और मैं 9th फ्लोर पर हूं। मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं डरी। मैंने खुद को मना लिया कि वो आदमी मेरा बॉयफ्रेंड डेरियो है। उसे मेरे साथ इस तरह से मजाक करने की आदत है, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाता। मैं लाइट ऑन करते हुए हंसने लगी, लेकिन मेरी मुस्कान एक सेकंड में ही गायब हो गई और मैं हैरान हो गई। वहां कुछ भी नहीं था। क्या? मुझे यकीन है कि मैंने किसी को देखा। लाइट अपने आप बंद हो गई, जैसे किसी ने मेरे सवाल का जवाब दिया हो, और वो परछाई फिर से दिखने लगी, लेकिन इस बार वो खड़ी हुई थी और वो भी मेरी तरफ देखते हुए। मैं जोर जोर से सांस लेने लगी और स्विच को बार बार ऑन करने लगी, लेकिन लाइट नहीं जली। वो परछाई ना तो मेरे करीब आई और ना ही मुझसे दूर गई, लेकिन मुझे हर एक सेकंड के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी भयानक होनी के करीब जा रही हूं। अचानक लाइट फिर से जली और वो परछाई फिर से गायब हो गई। शुक्र है डेरियो। हाय। हे बेबी, अब मैं बस देखना चाहता था कि तुम घर पहुंच गई हो या नहीं, या तुम मुझे वीडियो कॉल करना चाहती हो ताकि हम खाते हुए साथ में मूवी देख सकें। डेरियो, मुझे तुम्हारे घर आना है भी। हाँ, क्यों नहीं? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मैं 20 मिनट में तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। मैं उसके घर की तरफ भागने लगी। पहले ही अंधेरा हो चुका था, लेकिन किसी वजह से मुझे गलियों में अकेले भागना अपने घर पर अकेले रहने से ज्यादा सुरक्षित लग रहा था। जब मैं उसे मिली, मैंने उसे सब कुछ समझाया। उसने मेरी बात पर कुछ ज्यादा यकीन नहीं किया, लेकिन हमने वो रात उसके घर पर एक साथ गुजारी और उसके बारे में दोबारा बात नहीं की। अगले दिन मुझे काम नहीं करना था, इसलिए मैंने तय किया कि जब वो काम पर जाएगा तो मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। क्या तुम्हें यकीन है बेबी? तुम मेरे साथ इतने दिन के लिए चाहे रुक सकती हो, और अगर नहीं तो मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। नहीं, मैं अकेले घर जाना चाहती हूँ। कभी ना कभी तो तुम्हें वहां से जाना ही पड़ेगा। मैं इस चीज का डर अपने अंदर नहीं बैठाना चाहती। लेकिन अगर वहां कुछ हुआ तो? वहां कुछ नहीं है। मुझे ये सब एक दिन पहले वाली रात की वजह से लगा, लेकिन अब मैं आराम कर चुकी हूँ। लेकिन कल तो तुम बहुत यकीन के साथ उस चीज के बारे में बता रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि भूत होते हैं? मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे जितना संदेह नहीं करता, तुम जानती हो। रिलैक्स बेबी, मैं ख्याल रखूंगी। मुझे बस एक अलग सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। जब डेरियो अपने काम के लिए निकला तो मैं भी पैदल अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। मेरे मन में एक ख्याल ये भी था कि मुझे अपने घर का सामान टूटा हुआ मिलेगा, कुर्सियां उड़ती हुई दिखेंगी और भूत मेरा वहां इंतजार कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट जलाई, सब कुछ ठीक वैसे ही था जैसे मैं छोड़कर गई थी।
मैं लाइट्स ऑन ऑफ करके देखती लेकिन कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैं शांत हो गई और दिन ऐसे ही गुजरने लगा। मैंने खुद को बिस्तर पर फेंका और टिकटॉक देखकर टाइम पास करने लगी। कुछ देर बाद मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई, लेकिन जब मैंने उन्हें खोला कुछ तो गड़बड़ हो चुकी थी। मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं हिल नहीं पा रही थी। मैंने अपने शरीर पर वापस काबू पाने की बहुत कोशिश की। एक परछाई को अपने पास आते हुए देखा। उसके कदम धीमे और डरावने थे। मैंने बहुत कोशिश की मैं उठ सकूं, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकामयाब थी। मैं उस परछाई की दया पर निर्भर थी। अचानक से एक तेज आवाज हुई। परछाई ने उस तरफ सर घुमाकर देखा जहां से आवाज आई थी। वो मेरा सेलफोन था जो मेरे ऊपर पड़ा हुआ था और उस पर टिकटॉक चल रहा था। अचानक मैं अपनी जिंदगी के सबसे भयानक स्लीप पैरालिसिस से उठी। हो नहीं, 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 नहीं। मुझे 10 साल से स्लीप पैरालिसिस नहीं हुआ। इससे अभी ही वापस क्यों आना था? मैंने फोन की तरफ देखा। उस पर टिकटॉक चल रहा था। उस समय मुझे लगा कि किसी वीडियो में हुई जोर की आवाज की वजह से मेरा स्लीप पैरालिसिस टूट गया होगा। मैंने खुद को शांत करने के लिए लंबी लंबी सांसें ली और टिकटॉक बंद करने के लिए अपने हाथ में फोन लिया कि अचानक मेरे दिमाग में एक बेकार सा ख्याल आया। मुझे यकीन था कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो मेरी कल्पना का पात्र था और मुझे उस बात पर यकीन करने की जरूरत थी। मैं टिकटॉक वीडियो बनाने वाले विकल्प पर आई और घोस्ट डिटेक्टर वाला फिल्टर ढूंढने लगी। जैसे ही मैंने फिल्टर लगाया तो कैमरा मेरी तरफ था, इसलिए मैंने उसे दूसरी तरफ घुमा दिया। जब मैंने अपनी फोन की स्क्रीन पर देखा तो मैं यकीन नहीं कर पाई। उस फिल्टर में मेरा पूरा घर इंसान की परछाइयों से भरा हुआ था। वो कम से कम 20 थी। अपने कांपते हुए हाथों से मैंने टिकटॉक बंद किया और फिर चलाया। ये जरूर कोई गलती होगी, ये सच नहीं हो सकता। मैंने दोबारा उस फिल्टर को लगाकर स्क्रीन चेक किया। मेरी चीख ने जैसे घर में किसी चीज को जगा दिया हो। घर की लाइट हर एक सेकंड में बंद बुझ हो रही थी। मैं उठकर भागना चाहती थी, लेकिन किसी ने मुझे बालों से पकड़ा और घर में इधर उधर खींचने लगा और मुझे दीवारों पर फेंकने लगा। मैं उठने में कामयाब रही और दरवाजे की तरफ भागी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे अपनी पीठ पर छुरा जैसा लगने का एहसास हुआ। मैं तेजी से डैरियो की घर की तरफ भागी। मेरी जेब में अब भी उसके घर की चाबी थी। मैंने दरवाजा खोला और बाथरूम में जाते जाते मैं पागलों की तरह रोने लगी। मेरी पीठ पर बहुत तेज दर्द हो रहा था। जब मैंने शीशे में अपनी पीठ देखी तो उस पर बहुत बड़ा निशान था, जिसकी वजह से मेरी शर्ट तक फट गई थी। जब डैरियो काम से घर आया, मैंने उसे सब कुछ बताया। जब उसने मेरी पीठ पर वो निशान देखा तो उसे मुझ पर यकीन हो गया। उसके बाद मैंने उस घर पर दोबारा कदम नहीं रखा। डैरियो अपने दोस्तों के साथ दिन में मेरा सामान लेने गया। उन्होंने मुझे बताया कि वो कितने डरे हुए थे। वो जगह बहुत ही ठंडी थी और उस जगह एक कमरे के घर के वातावरण बहुत ही डरावना लग रहा था। जब से मैं डैरियो के साथ रहने लगी हूँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इस बात को अब काफी हफ्ते बीत गए हैं और मेरा उन परछाइयों के साथ दोबारा कभी सामना नहीं हुआ। आज मैं कह सकती हूँ कि अब मुझे भूत के होने का एहसास नहीं होता और मैं आखिरकार खुशी से रह सकती हूँ। मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कोई खास शौक नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त नेथन ने मुझे ये एक अकाउंट दिखाया जिसे देखकर मैं बहुत डर गया। बुधवार की आलस भरी दोपहर थी। हम सब स्कूल की कॉरिडोर में खड़े वीकेंड की पार्टी के बारे में प्लान कर रहे थे। मेरे दोस्त बातें करने में व्यस्त थे जब नेथन ने मुझे साइड पर बुलाया। वो बहुत ही उत्साहित लग रहा था। यार, तुझे ये देखना चाहिए। उसने टिकटॉक की एक वीडियो चलाई। स्क्रीन पर किसी आदमी के पैर दिख रहे थे और उसे कमरे की छत से लटकाया हुआ था। मुझे ये बात समझने में कुछ सेकंड्स लग गए कि कुछ तो गड़बड़ है। वो ये कौन है और इसके पैर इतने अजीब क्यों लग रहे हैं? ये एक पुतला है, लेकिन इसे इस तरह क्यों लटकाया हुआ है? बस देख। जो भी इसे रिकॉर्ड कर रहा था उसने कैमरा घुमा दिया, जिसकी मदद से हमें पूरा पुतला दिखने लगा। उसका आधा चेहरा पिघला हुआ था, जैसे उस पर किसी ने ब्लो टॉर्च चलाई हो। वो किसी कंप्यूटर कंपनी में काम करने वाले आदमी जैसा लग रहा था। उसने सफेद रंग की पूरी बाजू वाली शर्ट पहनी और खाकी रंग की ट्राउजर पहनी हुई थी, लेकिन उन कपड़ों पर बड़े बड़े खून के धब्बे थे। अचानक स्क्रीन काली हो गई और वीडियो बंद हो गई। किस तरह का बेहुदा कंटेंट है ये? मुझे अकाउंट कल रात कोई भी रैंडम वीडियोस देखते हुए मिला। कोई नहीं जानता कि इन वीडियोस के पीछे किसका हाथ है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, ये अलग ही तरह का पागलपन है। मुझे इस अकाउंट का नाम बता। ये है स्पाई 2022। रात को सोने से पहले ये वीडियोस मत देखना। नेथन वहां से चला गया और तभी एक डरावने सपने की शुरुआत हुई।
कुछ ही दिनों में पूरे स्कूल इस सरफरे और पागल टिकटॉकर के बारे में बात करने लगा जिसका नाम स्पाइट था। सभी पुतलों को नुकसान पहुंचाने वाली इन वीडियोस के बारे में बात करने लगे जिसमें पुतलों को इंसान की तरह कपड़े पहनाए जाते और उन पर खून के निशान होते। इनमें से एक वीडियो ऐसी थी जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी बाकी सभी वीडियोस की तरह इसमें भी एक लड़की का पुतला था जो एक अंधेरे कमरे में कुर्सी पर बैठी थी। ठीक उसके सर के ऊपर एक बाल्टी लटकी हुई थी और कोई उसकी रस्सी खींचकर उसके अंदर का सामान उस पुतले पर गिरा रहा था। उस बाल्टी में जानवर का खून और उसकी आंतें पुतले पर गिर रही थी। ये सब देखने में बहुत ही भयानक था। बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट किया हुआ था, घटिया, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम बीमार हो, और इस तरह की बातें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस तरह की वीडियोस को देखकर अपनी खुशी स्पष्ट कर रहे थे। उस पर एक कमेंट ऐसा था जिसमें किसी ने कहा था कि कितना अच्छा होगा अगर पुतले को एसिड के ड्रम में डाल दिया जाए। 3 दिन बाद स्पाइट 2022 ने एक वीडियो डाली जिसमें वो एक छोटे लड़के को एसिड से भरे एक टब में डाल रहा था। लोग बात करने लगे कि किस तरह स्पाइट इतने ध्यान से सबके कमेंट्स पढ़ता है। ये देखकर मैं बहुत ही हैरान था कि लोग किस तरह उसकी टिकटॉक वीडियोस पर स्पेशल डिमांड करते हैं। इसके टुकड़े टुकड़े कर दो और फिर ऐसा खून में डुबो दो, इसके कपड़े उतार कर इसे हथौड़े से मारो, इन सबको जला दो। इन कमेंट्स को पढ़कर मैं बहुत परेशान हो गया और मेरे स्कूल के बच्चे स्पाइट के बारे में बात करना बंद ही नहीं करते थे। कुछ कहते थे कि वो पागल खाने से भागा हुआ है, कुछ लोग कहते थे कि वो एक सीरियल किलर बनने की प्रैक्टिस कर रहा है और कुछ कह रहे थे कि वो ये सब सिर्फ व्यूज के लिए करता है, जैसे सिर्फ उसका नाम उसकी पहचान के लिए काफी नहीं था। उस दिन जब मैं घर आया तो मैंने खुद को शांत करने के लिए शावर लिया। मैं अपने डैड के साथ रहता था लेकिन पुलिस में होने की वजह से वो अक्सर व्यस्त रहते थे। वो रात के खाने के समय ही घर पहुंचते थे और मुझे उनके साथ आखिर के वहीं कुछ घंटे साथ वक्त बिताने के लिए मिल पाते थे जिसमें मैं उनसे दिन की बातें कर पाता था। गुरुवार की उस रात को घर लौटते हुए वो खाना पैक करवा कर लाए थे। हम सब साथ में फुटबॉल मैच देखते हुए खा रहे थे। मैं अपने खाने के साथ खेल रहा था, प्लेट पर चम्मच इधर उधर घुमा रहा था और मैंने मुश्किल से ही कुछ खाया था। तब डैड ने मुझसे पूछा, क्या सब ठीक है बॉबी? हाँ। तुम जानते हो ना कि तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। हम दोनों ने एक दूसरे को कुछ सेकंड्स के लिए देखा और फिर आखिरकार मैंने कहा, टिकटॉक पर एक लड़का है जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। उसके बारे में क्या? वो एक बीमार लड़का है, वो सारा दिन टॉर्चर वीडियोस डालता है। क्या टॉर्चर वीडियोस? ऐसे कैसे किसी ने उसकी रिपोर्ट नहीं की? क्योंकि वो इंसानों को टॉर्चर नहीं करता। वेल, ऐसे में हमें ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट में शिकायत करनी चाहिए, वो भी उतना ही गलत। नहीं डैड, वो किसी भी जीवित प्राणी को टॉर्चर नहीं करता। माफ करना बेटे, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा। वो पुतलों को टॉर्चर करता है और उसकी वीडियो टिकटॉक पर डालता है। पुतले? ये तो काफी अजीब है। इस दुनिया के किसी भी कानून में पुतलों को टॉर्चर करने की कोई सजा नहीं है, इसलिए मेरे डैड के साथ स्पाइट के बारे में हुई बात उस रात वहीं खत्म हो गई। उनको ये बात बताने के बावजूद मैं सो नहीं पाया। मैं लेट उठा और उसकी वजह से मुझे जल्दी में निकलना पड़ा। छुट्टियों से पहले स्कूल का आखिरी दिन था और सभी लोग समर इंटर्नशिप में रजिस्टर करने में लगे थे। मुझे भी वही करना था, लेकिन तब मुझे पता चला कि मैं जल्दी में अपने डॉक्यूमेंट्स घर भूल आया। मैंने नेथन को उसके एप्लीकेशन के काम में आगे बढ़ने को कहा और मैं डॉक्यूमेंट्स लेने घर वापस चला गया। दोपहर के 2 बज रहे थे जब मैं घर पहुंचा। जैसे ही मैं अपनी चाबी से मेन दरवाजे को खोलता हूं, मैंने देखा कि वो पहले से ही खुला हुआ था। अंदर घुसते ही मुझे बहुत डर लगा। मैं घर के अंदर किसी चीज के जलने की बदबू सूंघ सकता था। मुझे लगा कि शायद मेरे घर के किसी हिस्से में आग लग गई है, इसलिए मैं फौरन इस तरह भागने लगा जहां से वह बदबू आ रही थी। वो धुआं बेसमेंट से आ रहा था। मुझे वहां से हल्के म्यूजिक की आवाज के साथ साथ कुछ जलने की बदबू भी आ रही थी। जैसे ही मैंने अपने दबे पांव से अंदर झांक कर देखा, मेरे होश उड़ गए। 3 आधे जले पुतले जमीन पर पड़े थे। किसी ने उस पर आग लगाकर उन पर पानी डाल दिया ताकि आग बुझ सके। प्लास्टिक के जले की स्मेल ने मेरा दम घोट दिया। एक कोने में कैमरा लगा था जिसकी मदद से यह सब रिकॉर्ड हो रहा था और उसे देखकर मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। एक अंधेरे कोने से मेरे डैड बाहर निकल कर आए। उन्होंने गैस मास्क पहना हुआ था जो उनकी यूनिफॉर्म के साथ बहुत ही अजीब लग रहा था। मैं उन्हें देखकर इतना हैरान था कि मैंने उन्हें पुकारा, डैड! उन्हें अचानक एहसास हुआ कि मैं भी वहां था और वो भौचक्के रह गए। उन्होंने कांपते हाथों से गैस मास्क उतारा और कहा, बॉबी, तुम यहां क्या कर रहे हो? तो स्पाइट 2022 और कोई नहीं बल्कि मेरे अपने डैड हैं। देखो बॉबी, मैं तुम्हें समझा सकता हूं। क्या समझाएंगे आप? कि आप एक पागल हैं। ऐसा नहीं कि मैं किसी जीवित प्राणी को टॉर्चर कर रहा हूं।
मुझे जज करना बंद करो, ठीक है? हम सबके गहरे राज होते हैं। बाहर ऐसे बहुत से भयानक लोग हैं जो मुझसे ज्यादा खतरनाक हैं। क्या मिलता है आपको ये सब करके? मुझे एक अच्छी वजह बताइए इस पागलपन के पीछे। मैं तुम्हें 2 वजहें दे सकता हूं। हमें तुम्हारे कॉलेज के लिए पैसे चाहिए और इस छोटे शहर में पुलिस की नौकरी से इतना कमाना मुमकिन नहीं है। अभी हाल ही में एक हफ्ते के अंदर 100K फॉलोअर्स हासिल किए मैंने बॉबी। प्लीज प्लीज इसे हमारा राज रहने दो, ठीक है? और दूसरी वजह क्या है? ऐसा करने से मैं किसी जीवित प्राणी को चोट पहुंचाने से रुक जाता हूं। उनकी आंखें बड़ी हो गई और उनका चेहरा बदल गया। वो डरावने और खतरनाक लग रहे थे। मैंने लड़खड़ाते हुए कहा, तो क्या आप लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? वो तेजी से मेरी तरफ भाग कर आए और उन्होंने मेरी टी-शर्ट पकड़ ली। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ नहीं कर पाया। वो मेरे करीब आए, मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराए। इसलिए मैं इसे तुम्हें राज रखने के लिए कह रहा हूं, ताकि मैं किसी को नुकसान ना पहुंचा सकूं। ऊपर से कमाने का आसान तरीका है। क्या तुम इस छोटे शहर से नहीं निकलना चाहते बॉबी? हाँ, निकलना चाहता हूं। ये हुई ना मेरे बेटे जैसी बात। चलो अब जाओ, मुझे ये सब साफ करना है। मैं तुम्हें रात के खाने पर मिलूंगा। ठीक है। वहां से बाहर निकलने के लिए मैं धीरे से मुड़ा और मेरे डैड ने एक बार फिर मुझे आवाज लगाकर पूछा, तुम किसी को नहीं बताओगे ना कि मैं ही स्पाइट हूं बॉबी? मैं नहीं बताऊंगा, कसम से। हे, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें या किसी और को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं वादा करता हूं। नादान बच्चे। उस दिन के बाद से 4 महीने बीत गए हैं। उसके बारे में अफवाहें अभी तक ताजा हैं। जब भी कोई स्पाइट 2022 की बात छेड़ता है तो मैं उसे टाल देता हूं। एक बार मैं ग्रेजुएट हो जाऊं तो मैं बस इस शहर और अपने डैड को छोड़कर जाना चाहता हूं। तब तक मैं ऐसे दिखाना चाहता हूं कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं आजकल अपने तकिए के नीचे चाकू रखकर सोता हूं, कहीं जरूरत पड़ गई तो। अगर आप कभी भी नैशविल आए और लीपर्सफोक नाम के इस छोटे से शहर में आने का मौका मिले तो पैडी फील्ड के पास बने घर की घंटी कभी मत बजाना, खासकर दिन के वक्त। उस समय मेरे डैड अपनी टिकटॉक की वीडियोस बनाते हैं। हालांकि उन्होंने वादा किया है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। क्या तुम जानते हो, मुझे बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक था। यहाँ तक कि मेरी मॉम सबको बताया करती थी कि उन्हें कितना मजा आता है मुझे इस तरह सारा दिन नाचते हुए देखने में। अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के कुछ महीनों बाद मेरी नौकरी चली गई, इसलिए मैं एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। जब एक नया सोशल नेटवर्क टिकटॉक बहुत मशहूर होने लगा, जल्दी मुझे एहसास हुआ कि लोग यहाँ ज्यादातर डांस की वीडियोस डाल रहे हैं। अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए मैंने अपने डांस की वीडियोस टिकटॉक पर डालना शुरू कर दिया। मैंने कभी उसे इस तरह के नतीजे का अनुमान नहीं लगाया था। मेरी वीडियो पर बहुत से लाइक्स और कमेंट्स आने लगे। जल्दी मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ गए और मैं सोशल नेटवर्क पर मशहूर हो गई। अब ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। यहाँ तक कि मैंने हफ्ते में 4 वीडियो डालने का फैसला किया है। और वीरवार उन दिनों में से था जब मैं डांस की वीडियो रिकॉर्ड करके डालती थी। वक्त रहते मुझे कमेंट्स देखना भी अच्छा लगता, इसलिए एक दिन रात को वीडियो डालने के बाद मैंने कमेंट देखने शुरू किए और तभी मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। क्या तुम अब भी हमें डराने की कोशिश कर रही हो? पहले तो मुझे ये सब समझ में नहीं आया, इसलिए मैं उन्हें पढ़ती रही। क्या मुझे ये देखकर डरना चाहिए? मुझे तो हंसी आ रही है। मेरा मतलब है ये बहुत जाहिर है। उनका क्या मतलब था? ये सब ये सिर्फ व्यूज के लिए कर रही है। मुझे यकीन नहीं होता कि ये इतना नीचे गिर सकती है। इस कमेंट पर बहुत सारे जवाब थे जिन्हें मैंने देखना जरूरी समझा। तुम्हारा मतलब क्या है? खिड़की की तरफ देखो। उन आसान शब्दों ने मुझे एक बुरा एहसास दिया और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, मैंने खिड़की पर कुछ लगाया ही नहीं था। घबरा कर मैंने अपनी टिकटॉक की वीडियोस ध्यान से देखी। सब कुछ साधारण ही लग रहा था, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये सब कमेंट्स एक मजाक हैं।
और फिर अचानक खिड़की पर लगे पर्दे के पीछे से एक औरत का चेहरा दिखा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने फौरन अपनी बाकी वीडियोस भी देखनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सिर्फ वीरवार के दिनों पर ही दिखाई देती थी। मेरी सांस तेजी से चलने लगी और तभी कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज हुई, जिससे मैं और ज्यादा डर गई। लुइस, मेरा बॉयफ्रेंड, अभी काम से लौट कर आया था। हाय बेबी। जैसे ही उसने मुझे देखा उसके चेहरे का भाव बदल गए। बेबी, क्या तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता। क्या हुआ? वो सोफे पर मेरे पास बैठने के लिए आगे आया। मैं कमेंट चेक कर रही थी और क्या उन्होंने तुम्हें बुरा भला कहा? उनकी बातें मत सुनो बेबी, तुम सबसे अच्छी हो। और तो और वो बात नहीं है, एक औरत है। एक औरत? कहाँ? पहले मुझे लगा कि ये एक मजाक है, लेकिन फिर हर वीरवार एक औरत मेरी टिकटॉक वीडियोस में दिखाई देती है। वो मुझे खिड़की से देखती है। क्या? देखो। मैंने लुइस को अपना फोन दिया। खिड़की की तरफ ही देखते रहना। जब उसके चेहरे पर चिंता और गुस्से का भाव आया तो मैं समझ गई कि उसने देख लिया है। जाहिर सी बात है कि मैंने उसे ये सब करने के लिए नहीं कहा है। मैं तो उसे जानती भी नहीं हूं। हम क्या करेंगे लुइस? कोई मुझे परेशान कर रहा है। मैं बहुत ही डरी हुई हूं। मुझे दिलासा देते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सब ठीक हो जाएगा बेबी, हम सिक्योरिटी बढ़ा देंगे। मैं कैमरा लगा दूंगा, ठीक है? हम उससे पहचान लेंगे। ठीक है। कुछ ही दिनों में लुइस ने दरवाजे का लॉक चेंज कर दिया और जगह जगह कैमरास भी लगवा दिए, लेकिन मुझे इससे भी तसल्ली नहीं हुई। मेरे डर ने मुझे बुरी तरह घेर लिया था। एक दिन मैंने अपने वीडियो के उस हिस्से की तस्वीर ले ली जहां वो औरत दिख रही थी। मेरे पसीने छूट गए जब मैंने उसे और करीब से देखा। हालांकि तस्वीर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें और मुस्कान देखकर मैं बुरी तरह डर गई थी। इस बात को एक हफ्ता हो गया और दोबारा वीरवार आ गया। मुझे बहुत अजीब लगने लगा। मुझे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। मैं इतना डर गई थी कि मेरा जी मचलने लगा था। बेबी, मैं वाकई आज तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ जान, लेकिन तुम इन सब की वजह से अपना ऑफिस नहीं छोड़ सकते। मुझे इस तरह तुम्हारे यहाँ अकेले रहने का ख्याल ठीक नहीं लग रहा। क्यों ना तुम किसी को अपने पास बुला लो। सब काम पर हैं। ठीक है, अगर कोई बात हो तो फौरन मुझे फोन करना, ओके? जैसे ही वो गया मैंने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। फिर मैं अपने कमरे में गई और बिस्तर पर जाकर लेट गई। मैंने अपना ध्यान भटकाने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे दिमाग में बस वही औरत घूम रही थी। जो कैमरा लुइस ने लगवाया था उसकी एक एप्लीकेशन थी जिसकी मदद से मैं अपने फोन से ही हर जगह देख सकती थी। मैं खुद को इस चीज से रोक नहीं पाई और चेक करने लगी, लेकिन थोड़ा वक्त बीत गया और कुछ नहीं हुआ। एक पल के बाद मुझे नींद आ गई। मेरी आंख तब खुली जब दरवाजे पर खटखट हुई। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी चीज से दरवाजे पर खटखट कर रहा हो। घबराकर मैंने अपना फोन उठाया और कौन हो सकता है देखने लगी। मेरी सांसें रुक गई जब मैंने देखा कि ये वही औरत थी जो अपनी हथेली से दरवाजा खटखटा रही थी। जबकि मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने एक लंबी सांस ली और लुइस को मैसेज किया। वो यहाँ आ गई है। शायद वो कोई मेरी ना चाहने वाली थी जो घर आकर मुझे परेशान करना चाहती थी। वो डर कर जल्दी ही चली जाएगी। अपने फोन में इमरजेंसी नंबर पर डायल करते करते मैं बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम तक पहुंची। मैं उस औरत को पर्दे के कोने से देख पा रही थी। उसने भी खटखटाना बंद कर दिया जब उसे एहसास हुआ कि मैं वहीं खड़ी थी। स्काई। उसे देखने के बाद मैं बता सकती हूँ कि वो दिखने में अजीब थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से सोई नहीं है। वो काफी पतली थी और उसकी नकली हंसी मुझे और भी ज्यादा डरा रही थी। मैंने उसे अपना फोन दिखाते हुए कहा, चली जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। क्या? वाकई तुम कर दोगी? मेरा हाथ कांपने लगा। ऐसे क्यों लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क ना पड़ता हो। मैं मजाक नहीं कर रही। मैं जानती हूँ कि तुम क्या करती आई हो। मेरे घर में कैमरास लगे हुए हैं। मैं पुलिस को बुला लूंगी। उस औरत के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और वो बड़ी देर तक मुझे घूरती रही। जाओ। मैं हैरान हो गई, आखिर वो हंस क्यों रही थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक उसने अपनी पैंट्स की जेब से हथौड़ा निकाला और खिड़की का कांच तोड़ दिया। मैंने फौरन अपने बचाव में हाथ से अपना चेहरा छुपाया और नीचे गिर गई। जब मैंने उसे देखा तो वो मेरे सामने खड़ी थी। तुम
कितनी खूबसूरत हो। क्या? और पतली, एकदम परफेक्ट। मैं तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं बन पाई। क्या तुम नहीं सोचती कि ऐसे में दूसरों को कैसा लगता होगा? तुम स्वार्थी हो। तुम ये सब करके हमें नीचे दिखाने की कोशिश करती हो। ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ। अपनी पैंट्स की दूसरी जेब से उसने एक ब्लेड निकाला। इसलिए तुम्हें मुझे अपना चेहरा देना होगा। मेरे पास बताना। वो पास आती रही और मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मुझे अपनी ठुड्डी पर एक जख्म का निशान का एहसास हुआ और फिर मुझे सायरन सुनाई देने लगे। स्काई! उस पागल औरत को जब इस हाल में मेरे घर मुझ पर वार करता देखा गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अब उस घर में एक पल भी और नहीं रह सकती थी, इसलिए हम दूर कहीं शिफ्ट हो गए। लेकिन उसके बाद भी मुझे कभी सुरक्षित महसूस नहीं हुआ।